हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस का केमिकल कंपोजिशन, यानी न्यूक्लियस यानी केंद्र का जो रासायनिक संगठन है वो क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों, प्रीवियस क्लास में न्यूक्लियस की हिस्ट्री के बारे में बात की थी, उसके साइज के बारे में बात की थी, उसके अक्यूरेंस के बारे में बात की थी, शेप के बारे में बात की थी, नंबर के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज अपने केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे कि एक केंद्र का रासायनिक संगठन क्या हो सकता है, यह कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना हो सकता है। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एक न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर लगभग 70% प्रोटीन मिलता है, 70% प्रोटीन मिलता है। और यह जो प्रोटीन्स है किस रूप में होता है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दो इसके अंदर प्रोटीन्स मिलती हैं, जो कि लगभग इसका 70% 70% इसका हिस्सा कवर करती हैं। और इसी प्रकार प्रोटीन के साथ फॉस्फोलिपिड्स भी मिलते हैं, जिनकी मात्रा 3 to 5% तक हो सकती हैं। फॉस्फोलिपिड के साथ डीएनए 10% डीएनए मिलता है, 2 से 3% आरएनए भी पाया जाता है। तो बच्चों, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में प्रोटीन जो कि हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन के रूप में मिलती हैं, फॉस्फोलिपिड मिलता है, डीएनए मिलता है, इसके साथ आरएनए भी मिलता है। तो ये एक केंद्र का, न्यूक्लियस का रासायनिक संगठन है, केमिकल कंपोजिशन है। अब जो मेन जो टॉपिक है उस पे अपने आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। जो केंद्र की जो प्रासंरचना है उसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर अपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जब पढ़ते हैं तो इसको विभिन्न स्टेप के अंदर पढ़ते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस कि जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसकी प्रासंरचना है, उसमें सबसे पहले अपने बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली की। उसके बाद बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की, उसके बाद करेंगे क्रोमेटिन नेट की, फिर बात करेंगे न्यूक्लियोलस की, केंद्रिका। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ठीक है, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में केंद्रक झिल्ली के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक के अंदर जो पदार्थ जो मिलता है उसके बारे में बात करेंगे, क्रोमेटिन नेट के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपने बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी आपको मालूम है कि जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, यह दोहरी झिल्ली से कवर रहता है। इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन रहती है, डबल मेम्ब्रेन रहती है। तो डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी दो इसमें अलग अलग झिल्लियां मिलती हैं। और दोनों ही जो झिल्लियां हैं, डबल मेम्ब्रेन है, वो किससे मिलकर बनी होती है, लिपोप्रोटीन। बच्चों, लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर इसकी जो झिल्लियां हैं वो होती हैं। बच्चों, इसकी जो झिल्ली है, जो इसकी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड इज कैरियोथिका। बच्चों, इसकी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो कैरियोथिका के नाम से भी जानी जाती है, केंद्रक कला के नाम से भी जानी जाती है, केंद्रक आवरण के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, जो कॉमन नेम है वो कैरियोथिका है। कैरियो का मतलब क्या है, कैरियो का मतलब क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस, और थिका का मतलब क्या है, आवरण, एनवेलप। ठीक है, तो बच्चों अगर एक न्यूक्लियस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना है। न्यूक्लियस के चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाती है। बाहर वाली जो झिल्ली है वो क्या कहलाती है, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली जो झिल्ली है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज इनर मेम्ब्रेन। बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों किससे मिलकर बनी होती है, लिपोप्रोटीन से, लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन की जो मोटाई है वो लगभग 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, और इसी प्रकार जो इनर मेम्ब्रेन की भी मोटाई 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। बच्चों, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता
होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसको बोलते हैं प्री केंद्रकीय अवकाश। दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस होता है दोनों झिल्लियों के बीच में, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और यह जो स्पेस है लगभग 20 यानी 20 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक सेल के अंदर इसकी पोजीशन देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसकी अगर आउटर मेम्ब्रेन को देखें तो आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ अटैच रहती है? ईआर के साथ। इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक स्पेशल प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है जो कि एकल झिल्ली से आवृत रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन बाह्य झिल्ली के साथ जुड़ा रहता है, अटैच रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनेल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकल झिल्ली से आवृत रहता है। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, बाह्य झिल्ली है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर के साथ जुड़ी रहती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल सपाट होती है और आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा छोटे छोटे ये जो मैंने डॉट दिखा रखे हैं बच्चों, ये है राइबोसोम। तो इसकी जो बाह्य झिल्ली के ऊपर अनेक जो राइबोसोम हैं वो चिपके रहते हैं, राइबोसोम चिपके रहते हैं। तो राइबोसोम का काम यहाँ पर क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम आल्सो कॉल्ड इज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम है तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रोटीन का निर्माण होगा, डेफिनेटली प्रोटीन सिंथेसिस होगा। बच्चों इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ आप देखो जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के नीचे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसको बोलते हैं लैमिन प्रोटीन। जो इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन सपाट होती है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के नीचे एक विशेष प्रकार का जो प्रोटीन है जिसको बोलते हैं लैमिन। लैमिन प्रोटीन का एक जाल मिलता है, नेट मिलता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लेमिना। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लेमिना। ये जो न्यूक्लियर लेमिना है, इसका यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन के साथ क्या काम है? तो बच्चों इनर मेम्ब्रेन का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका ये काम है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, गुणसूत्रों को इनर मेम्ब्रेन के साथ चिपकाने का काम करता है न्यूक्लियर लेमिना। गुणसूत्रों को, क्रोमोसोम को इनर मेम्ब्रेन के साथ चिपकाने का काम करता है। तो बच्चों इस प्रकार आप एक चीज और देखो कि इसकी जो झिल्ली है, झिल्लियां हैं, ठीक है, या इसको कहें कि न्यूक्लियस का जो आवरण है वो लगातार कंटिन्यूसली नहीं होता, सतत नहीं होता। जगह जगह पर छोटे छोटे पोर मिलते हैं। ये देखो केंद्रक की जो झिल्ली है वो कंटिन्यूसली नहीं होती, लगातार सतत नहीं होती। जगह जगह पर छोटे छोटे पोर मिलते हैं, रंध्र मिलते हैं, और ये रंध्र क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर पोर, यानी केंद्रकीय रंध्र इनको बोलते हैं। और इनका बच्चों जो साइज है, जो व्यास है, डायमीटर है, वो है 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक के जो न्यूक्लियर पोर हैं वे मिलते हैं। अब बच्चों ये न्यूक्लियर पोर हैं, इनका काम क्या है? न्यूक्लियर पोर का काम ये है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा रहता है? न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, केंद्रक का रस। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर की तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों का जो प्लाज्म है, जो द्रव्य है, वो इन न्यूक्लियर पोर की हेल्प से एक्सचेंज होता रहता है। यानी बाहर का मटेरियल अंदर की तरफ आता है, अंदर का मटेरियल बाहर की तरफ जाता है, और इसमें हेल्प कौन करता है? न्यूक्लियर पोर। छोटे छोटे जो छिद्र हैं, इनमें से जो पदार्थ हैं बाहर की तरफ चले जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ आप एक ध्यान दीजिए, ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये पूरी तरह से खुले नहीं रहते, ये आधे बंद रहते हैं।
पूरी तरह से ये खुले नहीं रहते, आधे बंद रहते हैं। आधे बंद क्यों रहते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियर पोर है ये चेक पॉइंट का काम करते हैं। बच्चों, चेक पॉइंट का मतलब क्या है? ये चेकिंग करते हैं कि कौन सा मटेरियल को अंदर आना है न्यूक्लियस के और कौन से मटेरियल को न्यूक्लियस के बाहर जाना है, इसलिए इसको चेक पॉइंट भी बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर आल्सो कॉल्ड ए चेक पॉइंट। और ये पूरी तरह से खुले हुए नहीं रहते, ये आधे बंद रहते हैं। बच्चों, जो न्यूक्लियर पोर हैं, यहां पर आप देखो, जो न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन से बने प्लग होते हैं। न्यूक्लियर पोर जो छोटे छोटे छिद्र हैं, झिल्ली के अंदर जो छिद्र हैं, इन छिद्रों के अंदर, पोर्स के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन से बने प्लग होते हैं। ये प्लग क्या कहलाते हैं? एनुलस या इनको ब्लैब बोलते हैं। ठीक है। अब बच्चों, न्यूक्लियर पोर और ये एनुलस या ब्लैब दोनों मिलकर पोर कॉम्प्लेक्स, रंध्र समिश्र का काम करते हैं, यानी पोर कॉम्प्लेक्स इनको बोलते हैं। ठीक है। जो न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर पोर के अंदर जो प्रोटीन है जिसको ब्लैब या एनुलस बोलते हैं, तो न्यूक्लियर पोर और ये जो एनुलस या ब्लैब है दोनों मिलकर पोर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये पोर कॉम्प्लेक्स डिसाइड करेगा कि कौन से मटेरियल को न्यूक्लियस से बाहर जाना है, कौन से मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर आना है। ठीक है। तो ये पोर कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? मुक्त न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। यहां पर देखो, न्यूक्लियो का मतलब क्या है? केंद्रक के अंदर वाला जो पदार्थ, और साइटोप्लाज्मिक का मतलब क्या है? न्यूक्लियस से बाहर जो साइटोप्लाज्म है। तो दोनों प्रकार के जो प्लाज्म हैं, अंदर और बाहर दोनों प्रकार के जो प्लाज्म हैं, उनमें जो एक्सचेंज का जो काम है उसको कंट्रोल कौन करता है? पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो बच्चों, अपने बात करेंगे, ये था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद अपने बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर जो केंद्रक रस भरा रहता है, केंद्रक द्रव्य भरा रहता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म।